हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में ईयर 2003 के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि इस सीरीज़ में हम लोग ईयर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने ईयर 2000, 2001 एंड 2002 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया एंड उन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस भी किया। एंड अब हम लोग पहुंच चुके हैं ईयर 2003 के क्वेश्चंस में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिया था एंड फर्दर क्वेश्चंस को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द सन ऑल्सो राइजेस। ये जो नॉवेल है ये 1926 में पब्लिश हुआ था एंड ये नॉवेल अर्नेस्ट हेमिंगवे का फर्स्ट फेमस नॉवेल रहा है एंड इस नॉवेल को लॉस्ट जनरेशन का बाइबल कहा गया, द सन ऑल्सो राइजेस को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, द ओल्ड मैन एंड द सी फेच नोबेल प्राइज फॉर हेमिंगवे, द प्रोटोगोनिस्ट इज। तो द ओल्ड मैन एंड द सी, ये जो नॉवेल है अर्नेस्ट हेमिंगवे का, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज मिला 1954 में एंड ये जो वर्क था ये 1951 में लिखा गया था अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा और इस वर्क का जो प्रोटोगोनिस्ट था वो ऑप्शन नंबर सी यानी क्यूबन फिशरमैन था। इस वर्क के लिए इनको एक और प्राइज मिला था, पुलित्जर प्राइज। एंड ये मिला था 1953 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 42, 43, शायद यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है 42। तो जो 42 नंबर क्वेश्चन था वो शायद छूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं 42। Which work of William Faulkner is also known as A Boy Ambition? तो ये क्वेश्चन था 42 नंबर, जिसका आंसर हो जाएगा एब्सोलम। एब्सोलम। तो ये जो वर्क था अ बॉय एम्बिशन, इस वर्क को एक और नाम से जाना जाता था और वो नाम है एब्सोलम। एब्सोलम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नॉवेल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द राइवर्स। ये जो राइवर्स था ये विलियम कथबर्ट फॉकनर का लास्ट नॉवेल रहा है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रहा है विलियम फॉकनर का एंड इस वर्क को फॉकनर ने 1940 से लिखना स्टार्ट किया था एंड फिनिश हुआ था 1962 में। क्लियर फ्रेंड्स? ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था, 1940 से स्टार्ट हुआ, इसको लिखना शुरू किया फॉकनर ने एंड 1962 में ये फिनिश हुआ और 4 जून 1962 को ये पब्लिश हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अ वैलिड स्टैंजा इज ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
4 लाइन्स। वैलिड। अब वैलिड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैलिड जो है ये एक इटालियन वर्ड है। कैसा वर्ड है? इटालियन वर्ड। इधर लिख देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। वेलारे एक इटालियन वर्ड है, वेलारे, जिसका मतलब होता है टू डांस। तो यहाँ से जो वैलिड वर्ड है वो इटालियन वेलारे से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है टू डांस। तो बैलेड जो है वो एक डांस सॉन्ग है। बैलेड आ डांस सॉन्ग एंड ये किसके द्वारा गाया जाता है? तो संग बाय वॉन्डरिंग सिंगर। बैलेड एक डांस सॉन्ग है एंड ये गाया जाता है संग बाय वॉन्डरिंग सिंगर्स। यूजुअली बैलेड 4 लाइन स्टेंजा का होता है एंड इसकी जो क्वार्टरेन होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में, सॉरी यहाँ पेंटामीटर नहीं होगा, आयम्बिक मीटर में लिखी जाती है। और इसकी जो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन होती है जिसमें 4 आयम्बिक फीट होते हैं, फीट, एंड सेकेंड एंड फोर्थ इसमें 3 आयम्बिक, 4 न होकर के 3 आयम्बिक फीट में होता है। जो सेकेंड एंड फोर्थ लाइन होती है उसकी जो राइमिंग स्कीम है, जो राइम है वो एक जैसी रहती है। तो ये सभी चीज़ें बैलेड से रिलेटेड हमने जाना। एस.टी. कॉलरिज का एक बहुत ही फेमस बैलेड है राइम ऑफ द एशियंट माइनर। ये जो राइम ऑफ द एशियंट माइनर है ये एमए में लगा हुआ था, एमए के सिलेबस में हम लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो आई होप यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट डज द टर्म कर्टेन राइजर इंडिकेट्स इन ड्रामा? तो कर्टेन रेजर जो होता है ये क्या शो करता है ड्रामा में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। कोई भी ड्रामा जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले उस ड्रामा से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि उनको देख के उस ड्रामा को देखने के लिए लोगों का इंटरेस्ट बने। तो जो ड्रामा स्टार्ट होने से पहले जो दिखाया जाता है उसी को कहते हैं कर्टेन रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। द वर्ड पिकारेस्क हैज बीन ड्राइवन फ्रॉम। पिकारेस्क जो वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर सी, स्पेनिश वर्ड पिकारो से। ये पिकारो से ड्राइव हुआ है, पिकारेस्क वर्ड। पिकारेस्क एक नॉवेल की फॉर्म है, पिकारेस्क नॉवेल, ये नॉवेल की एक फॉर्म है। इसके जो फादर है यानी कि पिकारेस्क नॉवेल्स फादर कहा जाता है हेनरी फील्डिंग को। क्लियर फ्रेंड्स? तो पिकारेस्क जो वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड पिकारो से ड्राइव हुआ है, ये हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू एरर इज ह्यूमन
टू फॉरगिव डिवाइन, इसमें हमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिटोटस। यहाँ पे लिटोटस नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की बात की गई है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, यहाँ पे होना चाहिए एंटीथेसिस। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मैन इज नो फूल, यहाँ पे लिटोटेस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। लिटोटेस में क्या होता है कि अफर्मेटिव इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेगेटिव ऑफ द ऑपोजिट, यानी कि जो अफर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, नेगेटिव ऑफ द ऑपोजिट के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मिल्टन thou shouldest be living at his hour, find the figure of speech। तो यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस किया गया है किसको, मिल्टन को। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में होगी क्योंकि अपोस्ट्रॉफी में डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है किसी डेड या अब्सेंट थिंग को या फिर आइडियाज को, या कोई पर्सोनिफाइड आइडियाज हो उसको डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। तो इस सेंटेंस में मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तो यहाँ मिल्टन को डायरेक्ट एड्रेस किया गया है। मिल्टन जो कि मर चुका है, लेकिन उसको ऐसा कहा जा रहा है कि इन क्षण है यानी जो समय है, इस समय में मिल्टन तुम्हें जिंदा होना चाहिए था। तो डायरेक्ट एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट को एड्रेस किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा अपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, When was Literature and Dogma published? तो Literature and Dogma ये पब्लिश हुई थी 1873 में। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। एंड ये जो वर्क है लिटरेचर एंड डोगमा, ये अर्नेस्ट मैथ्यू अर्नोल्ड का, ये मैथ्यू अर्नोल्ड का एक फेमस वर्क है, मेजर वर्क है, जो कि रिलीजियस क्रिटिसिज्म पे आधारित है। एंड ये पब्लिश हुआ था 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ये क्वेश्चन पैसेज बेस्ड है, तो सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 52 से लेके 61 तक जो भी क्वेश्चन है वो पैसेज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए फटाफट हम पैसेज को पढ़ते हैं। एजुकेशनल प्लानिंग शुड एम एट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, व्हाइल द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एज अ three-layer hierarchy from the primary stage to the university represents the core। तो जो शैक्षिक योजना का, एजुकेशनल प्लानिंग का लक्ष्य है वो सभी आयु समूहों की संपूर्ण जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं पर होना चाहिए, जबकि प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय तक 3 स्तरीय यानी 3-layer hierarchy from the primary stage to the university represents the core। प्राथमिक स्तर से विद्यालय तक की
निम्न स्तरीय जो हायरार्की है उसके रूप में शिक्षा की पारंपरिक संरचना मूल का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर है? वी शुड नॉट ओवरलुक द पेरीफेरी विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जो ओवरलुक द पेरीफेरी है यानी जो परिधि है उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट, जो समान रूप से महत्वपूर्ण है। अंडर मॉडर्न कंडीशंस वर्कर्स नीड टू रिवाइंड और रिन्यू देयर direction or improve their skills as much as any university's professor, not protester, professor. The retired and aged have their needs as well as educational planning. In their words, should take care of the needs of everyone. तो अगर ऐसा लगे कि इस पैसेज को हम बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या करें कि वीडियो को पॉज करें एंड आराम से अपने अकॉर्डिंग इस पैसेज को पढ़ सकते हैं एंड इसके सेंस को समझ सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ तक हम लोग जान चुके थे अंडर मॉडर्न कंडीशन यानी कि जो आधुनिक परिस्थितियां हैं उसमें जो श्रमिक हैं नीड टू रिवाइंड और रिन्यू देयर enthusiasm or strike out in a new direction or improve their skills as much as any university professor। यानी कि जो आधुनिक परिस्थितियों में श्रमिक हैं उनको अपने उत्साह को वापस लाने के लिए या फिर नवीनीकृत करने के लिए, उसको रिन्यू करने के लिए, एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए, अपने स्किल को सुधार में लाने के लिए उतनी ही आवश्यकता है जितना कि किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की होती है। The retired and aged have their needs as well as educational planning. In their words, should take care of the needs of everyone। जो सेवानिवृत्त और वृद्ध लोगों की अपनी ज़रूरतें होती हैं और उनके शब्दों में शैक्षिक नियोजन को should take care of the needs of everyone, तो हर किसी की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो पैसेज है काफ़ी लेंदी है, आगे बढ़ते हैं। आवर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन हैव बीन बिल्ट अप ऑन द assumption that there is a terminal point of education. This basic defect has become all the more harmful today. A UNESCO report entitled Learning to be Prepared in 1973 assert that the education of children must prepare the future adult for various form of self-learning। तो फटाफट से हम इसको समझते हैं। आवर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, हमारी शिक्षा की जो संरचना है इस धारणा पर बनी है कि शिक्षा का एक अंतिम बिंदु होता है, टर्मिनल पॉइंट टू एजुकेशन। ये बुनियादी दोष आज और भी अधिक हानिकारक हो गया है। दिस बेसिक डिफेक्ट हैज बिकम ऑल द मोर हार्मफुल टुडे। 1973 की तैयारी में यूनेस्को की एक रिपोर्ट जो है आई, लर्निंग टू बी, जिसमें कहा गया कि बच्चों की शिक्षा को भविष्य के वयस्क को विभिन्न प्रकार के सेल्फ लर्निंग के लिए तैयार करना चाहिए। आगे है द valuable education system of the future should consist of models with different kinds of functions serving a diversity of constituents and performance, and not the period of study should be the basis for
credentials. The writing is already on the wall. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भविष्य की वैल्यूएबल शिक्षा प्रणाली है, इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों के मॉडल को शामिल करना चाहिए. सर्विंग अ डाइवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जो विभिन्न घटकों की सेवा करे. एंड परफॉर्मेंस एंड नॉट द पीरियड ऑफ स्टडी शुड बी द बेसिस फॉर क्रेडेंटियल्स, यानी कि जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो पढ़ाई के अवधि पे नहीं, यानी जो प्रमाण पत्रों का आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, यानी कि प्रदर्शन होना चाहिए, ना कि पीरियड ऑफ स्टडी. द राइटिंग इज ऑलरेडी ऑन द वॉल. ये जो बात है ये पहले से ही स्पष्ट है. इन व्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस of a commitment of lifelong learning and lifetime education is being discussed only in recent years, even in educationally advanced countries. तो lifelong learning, आजीवन सीखने, और lifetime education, आजीवन शिक्षा की जो प्रतिबद्धता है उसको महत्व देते हुए, उसके महत्व को देखते हुए शैक्षिक रूप से जो उन्नत देश हैं, यानी कि जो एजुकेशनली एडवांस कंट्रीज हैं, उन एडवांस कंट्रीज में भी जो एजुकेशनली एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ भी हाल ही के वर्षों में इस पर डिस्कस किया जा रहा है. The possibility of the idea becoming an integral part of educational thinking seems to be a far cry. For to move in the direction means such more than some simple rearrangement of the present organization of education, but a good beginning can be made by developing open universities programs for older learners of different categories and introducing intensive services in the conventional colleges and schools. Also, these institutions should learn to cooperate with the numerous community organizations such as libraries, museums, municipal recreational program, health service, municipal recreational programs. सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया. म्यूनिसिपल रिकरेक्शनल प्रोग्राम्स, हेल्थ सर्विसेज. तो यहाँ पे ये पैसेज खत्म हुआ. तो ये पैसेज था, काफ़ी लेंदी रहा है ये पैसेज. तो अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि इसको अगर हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी. तो इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एंड पैसेज को आप लोग वीडियो पॉज करिए एंड डिटेल में पैसेज को अपने हिसाब से पढ़िए. उससे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए इस पैसेज के थ्रू. तो चलिए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर है 52. आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज. व्हाट इज द मेन ट्रस्ट ऑफ द ऑथर. जो ऑथर है इसका मेन ट्रस्ट यानी कि जो मुख्य जोर है किस बात पे है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉन फॉर्मल. या फिर ऑप्शन नंबर बी, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर द एक्सटेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन. ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडिशनल सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथर्ड. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
वन शुड नेवर सीज टू लर्न, यानी हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि हमने पैसेज की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो एजुकेशनल प्लानिंग है वो सभी आयु के समूहों की संपूर्ण जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि जो लर्निंग है वो सभी के लिए होनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि जो ऑथर है वो ये कहना चाह रहा है कि कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, Which of the following best describes the purpose of the author? ऑथर का क्या पर्पस रहा है? To strengthen the present educational system, to criticize the present educational system, to support non-conventional educational organization, to present pragmatic point of view। तो सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा कि प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को शो करना, व्यवहारिक दृष्टिकोण। प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो द मेन पर्पस ऑफ द ऑथर टू शो प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यूज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to the author, educational plans should attempt at। ऑथर के अकॉर्डिंग जो एजुकेशनल प्लान्स है वो कैसा होना चाहिए, उसका जो प्रयास है वो कैसा होना चाहिए। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो एजुकेशनल प्लानिंग होनी चाहिए वो सभी एज के लोगों के लिए और सभी की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ एवरीवन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55। According to the author, what measures should open universities adopt to meet modern conditions? इसको भी हमने पैसेज में पढ़ा ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेवलप वेरियस प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट लर्नर्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको हमने पढ़ा है पैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ अवॉर्डिंग क्रीडेंटियल्स, यानी कि जो प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रियल ग्रुप ऑफ मैटर और स्किल, कंपेटेंस ऑफ द कोर्स टीचर्स, डाइवर्सिटी ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियल ग्रुप ऑफ मैटर और स्किल। तो इसको भी हमने पैसेज में पढ़ा था कि जो प्रमाण पत्र होने चाहिए उसका जो प्रमाण पत्र जो प्राप्त करने का आधार होना चाहिए वो प्रदर्शन होना चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, ना कि पढ़ाई की अवधि। ये हमने पैसेज में पढ़ा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not true? इनमें से कौन सा सही नहीं है? Learning to be defends that there is a terminal point to education. Lifelong learning is a recent concept. Workers' knowledge and skills also needs to be updated constantly. Schools and colleges should provide extension services.
तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग टू बी डिफेंड्स दैट देयर इज अ टर्मिनल पॉइंट टू एजुकेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ टाइम इज, तो क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, स्टिल इन फॉर्मेटिव स्टेज, यानी कि अभी भी फॉर्मेटिव स्टेज यानी प्रारंभिक चरण में है। तो लाइफ का ये लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आप कुछ भी सीख रहे हैं तो ऐसा मान के सीखें कि अभी तो ये पहला ही चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरली the same in meaning as the word terminal as used in the passage। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 है। 59 नंबर क्वेश्चन शायद स्किप हो गया है, तो फिलहाल हम इसी क्वेश्चन को ही करते हैं। जो टर्मिनल वर्ड है इसकी मीनिंग हमें बतानी है। क्या मीनिंग होगा? अप्रोचिंग, सेटिस्फाइंग एंड इंट्रोड्यूसिंग। तो सही आंसर हो जाएगा एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू फ्रेज अ फार क्राई एज यूज्ड इन द पैसेज। तो ये जो फ्रेज है आ फार क्राई, ये पैसेज में किस रूप में यूज हुआ है? अ रियलिटी, वेरी फनी, अ थ्योरेटिकल सजेशन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसका जो यूज हुआ है वो जिस रूप में हुआ है उसका जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो है अ रियलिटी। ऑप्शन नंबर ए। तो अ फार क्राई का जो मतलब होगा वो होगा अवास्तविक, यानी कि दूर की बात, अवास्तविक बात, जबकि रियलिटी का मतलब होगा वास्तविक। तो यहाँ पे ऑपोजिट ही बताना था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आज हमने 61 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है एंड फर्दर क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।